दोस्तों, आज की कहानी है पढ़ी लिखी बहू पाने की तमन्ना। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। राजू कुमुद दीदी का इकलौता पुत्र है, बेहद आज्ञाकारी व लाडला। पढ़ने लिखने में उसका मन कभी ना लगा, सो पिता ने अपने व्यवसाय में ही उसे माहिर बना दिया। राजू का व्यक्तित्व अब निखर गया था। नीले रंग के सूट में वह खूब जच रहा था। वैसे उस पर तो कुछ भी जच सकता था। माँ का गोरा रंग, भूरे घुघराले बाल व पिता की 6 फुट की ऊंचाई, उसने विरासत में जो पाई थी। शादी कब कर रही हो तुम इसकी? सभी मिलने वालों का एक ही प्रश्न था। हाँ, कर ही दो शादी। अब तो लड़का काम पर भी लग गया है। कहो तो अपनी चचेरी बहन की ननद से बात चलाऊं। शोभा कुमुद दीदी के पास सरक आई। ऐसी जल्दी भी क्या है? मुझे बहू चाहिए, लाखों में एक। लड़की गोरी चिट्ठी तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी बहन की ननद का रंग तो काला है। कुमुद दीदी ने मुंह बिचकाया। शोभा के इस अपमान के पास ही खड़ी शारदा की आंखें चमकने लगी। वह बोली, कुमुद मेरी जेठानी की लड़की है, वे लोग तुम्हारा घर भर देंगे। पूरे 25 लाख रुपए नगद देने को तैयार हैं। दीदी को यह लुभावना प्रस्ताव भी डिगा ना सका। पूछा, लड़की देखने में कैसी है? पढ़ी लिखी कितनी है? सुनते ही शारदा का मुंह उतर गया। हेलो से बोली, 8वीं पास है, लेकिन तुम्हें पढ़ी लिखी लड़की का क्या करना है? नौकरी थोड़ी ही करवानी है। न सही नौकरी, पर 2-4 लोगों में बैठने उठने लायक तो हो। ना बाबा ना, मुझे लड़की देख परख कर ही चुननी है। ऐसे ही अनेक लुभावने प्रस्तावों को कुमुद दीदी निर्ममता से पैरों तले रैंदती चली गई। कहीं लड़की का रंग आड़े आ जाता, कहीं कद काठी तो कहीं पढ़ाई लिखाई। कुमुद दीदी को बहू चाहिए थी, सर्वगुण संपन्न, दिखने में अत्यंत रूपवती, पढ़ी लिखी, घर के कामकाज में माहिर, सिर झुकाकर सभी की आज्ञा सिरोधैर्य करने वाली। राजू की उम्र आगे सरकती जा रही थी। दीदी की तलाश अभी भी जारी थी। एक दिन मैंने दीदी को समझाने का प्रयास किया, अब तुम लड़की जल्दी से ढूंढ लो। इस अगस्त में राजू 28 साल पूरे कर लेगा। अब देरी ठीक नहीं। कहाँ ढूंढ ले? कोई अच्छी लड़की मिलती ही नहीं। लगता है हमारे यहाँ लड़कियों का अंकाल पड़ गया है। किसी में कुछ नुक्स है तो किसी में कुछ। अब हमें एक ही तो बहू चाहिए। आंखों से देखते हुए मक्खी कैसे निगल ले। उत्तर में वे फट पड़ी थी। क्यों? तुम्हारी सरला चाची की लड़की सुषमा में क्या कमी है? तुमने पिछली बार उसकी कितनी प्रशंसा की थी। वह तो बड़ी बेशर्म लड़की है, पूरे समय खीजी करके हंसती रहती है। किसी का कोई लिहाज ही नहीं। हमें बहू चाहिए, जोकर नहीं। मुझसे अब चुप ना रहा गया। रूपा को तुमने चुप रहने पर ना पसंद किया था। कहा था कि बहू चाहिए, पत्थर की मूर्ति नहीं। पता नहीं कैसी लड़की पसंद आएगी तुम्हें। कोई जोकर है, कोई पत्थर की मूर्ति, तो कोई रेल का इंजन। देखो, देर होने से पहले ही संभल जाओ। पर उन्हें समझाने में मेरे सभी प्रयास निसफल रहे। अब तक राजू की उम्र 30 पार कर चुकी थी। हार कर मैंने राजू को ही समझाने का प्रयास किया, परंतु उसने रुखाई से उत्तर दिया, ये सभी बातें तो माँ ही बेहतर समझती है। मुझे अपनी पसंद पर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं लड़की कैसी निकल जाए। फिर एक दिन गर्भ से फूली ना समाती। कुमुद दीदी मेरे घर आई। साथ आए नौकर ने फलों से भरी टोकरी और मिठाई का डब्बा मेज पर रख दिया। इस बुधवार को हमारे राजू की सगाई है। हमारी बहू है लाखों में एक। बहुत बड़ा घराना तो नहीं है, पर बिटिया है सुंदर, सुशील और समझदार। उन्होंने गर्व से घोषणा की। राजू की सगाई धूमधाम से हुई। कुछ समय बाद ही विवाह का न्योता भी मिला। शादी का कार्ड देखकर सभी मुग्ध हो गए। कुमुद दीदी की बहू रीनी वास्तव में ही अत्यंत रूपवती थी। हम सभी ने चैन की सांस ली। राजू के विवाह के तुरंत बाद ही मुझे किसी कारणवश 2-3 महीने बाहर रहना पड़ा। लौटकर आई तो कुमुद दीदी से मिलने पहुंच गई। खूबसूरत और हरे भरे लॉन की दुर्दशा देखकर एक क्षण को मेरे कदम ही रुक गए। लगा मानो किसी और ही घर में आ गई हूँ। हिम्मत करके मैं आगे बढ़ी। मैं द्वार पर ही थी
कि अंदर से आने वाले स्वरों ने मुझे वहीं ठिठक कर रुक जाने पर बाध्य कर दिया। इस टोका टाकी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्या जा रहे हो? कब तक लौटोगे? इतना दखल अब बर्दाश्त नहीं होता। बेहतर होगा कि अब आप हमारे मामलों में दखल देने के स्थान पर अपने कमरे में ही रहकर कुछ काम धाम करें। इसके साथ ही द्वार भड़क से खुल गया। पूरी तरह से आधुनिक कटे हुए बालों को एक झटका देकर मेरी ओर देखे बिना रिनी सैंडल खटखटाती तेजी से बाहर निकल गई। निरी गाय सी खड़ी। मुकुद दीदी ने मुझे देख लिया था, इसलिए भीतर जाना ही पड़ा। आओ आओ, आज बहुत दिनों के बाद आना हुआ। रिनी अभी अभी किसी जरूरी काम से बाहर गई है, नहीं तो वहीं तुम्हारा सत्कार करती। शायद पहचाना नहीं उसने तुम्हें। फीकी सी मुस्कान के साथ वह आवश्यकता से कुछ अधिक ही बोल गई थी। फिर रुक कर पूछा, क्या लोगी, ठंडा या चाय? घर का हुलिया हुआ उससे बढ़कर दीदी को देखकर चाय तो क्या, पानी पीने का भी मन न किया। वह भद्दे से रंग की एक फीकी सी साड़ी पहने थी, जिसका आंचल धूल से सने हुए कालीन पर झाड़ू लगा रहा था। माथे पर लगी सिंदूर की बिटिया पसीने से बहती धारा के साथ नाक मुंह पर नक्शा बना रही थी। उनके हाथ में झाड़न था। दर्पण सा चमकता दीदी का घर बदला बदला लग रहा था। जगह जगह धूल की परतें, मकड़ी के जाले व बिखरे वस्त्र। इसी हॉल में सजाने में दीदी न जाने कितना खर्च आवश्यकता न होने पर भी किया होगा। रसोई नवीनतम उपकरणों से सजी थी। स्नान घर तो वास्तव में जवाब ही नहीं था। इतने सारे तामझाम के बिना इस परिवार का काम ही नहीं चल रहा था। आज भी दीदी के वैभव में तो कोई कमी नहीं आई थी, पर उनकी वह शाही तबीयत कहाँ खो गई? मैंने हैरानी से पूछा, नौकर कहाँ है दीदी? तुमने यह क्या हाल बना रखा है राम छड़ी पर? वैसे रिनी को उसका किया काम पसंद भी नहीं है। कहती है 4 जनों के परिवार में नौकर का क्या काम। बड़ी समझदार लड़की है। कुमुद दीदी की बातों से झूठ साफ झलक रहा था। तभी आंधी तूफान की भांति राजू ने प्रवेश किया। मुझे देख केवल एक फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर उभरी। फिर वह सोफे पर बैठ गया। माँ रिनी तैयार है क्या? मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, एक मीटिंग में फंस गया था। वह लापरवाही से बोला। वह तो बाहर गई। बेटे तू बैठ, पानी पी ले। नहीं, आपने उसे जाने ही क्यों दिया? नहीं, ऑटो मिलेगा भी या नहीं? बेचारी धूप में कहाँ कहाँ घूमेगी। आप बहुत लापरवाह हैं। मैं भी चलता हूँ। मुझसे बिना कुछ कहे राजू उठकर बाहर चला गया। कुछ देर इधर उधर की बातें करके मैं भी लौट आई। कुछ दिनों के बाद एक विवाहोत्सव में दीदी से फिर भेंट हो गई। बहू नहीं आई क्या? नहीं आई है। रिनी, इनसे मिलो। कुछ दूर खड़ी बहू को उन्होंने पुकारा। रिनी आई तो नहीं, पर उसका कुछ ऊंचा अशिष्ट स्वर मेरे कानों में पड़ा। अब किसी से मिलना जुलना हो तो भी इनकी मर्जी ही चलेगी। हर बात में अपनी टांग जरूर अड़ाती है। पता नहीं मुझे कब छुटकारा मिलेगा। दीदी का मुख अपमान से काला पड़ गया। सभी मेहमानों के समक्ष रिनी से ऐसे व्यवहार की शायद उन्हें आशा न थी। पीछे बजता गाड़ी का हॉर्न सुनकर मेरी चेतना लौट आई। 2-2.5 माह बाद किसी काम से बैंक गई थी कि अचानक एक सतरंगी आंचल ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। देखा तो रिनी है। बात करने की इच्छा तो नहीं हुई, पर कुमुद दीदी का हालचाल पूछने की जिज्ञासा अवश्य थी। इतने में वह स्वयं ही मेरे पास आ खड़ी हुई। दीदी कैसी है? मैंने पूछ ही लिया। ठीक है, हम लोग कल ही उनसे मिलकर आए हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें कर वह चली गई। मैं सोचने लगी, मिलकर आए हैं का क्या अर्थ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीदी ने वह घर ही छोड़ दिया हो? वैसे भी रिनी और राजू के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ ही गई थी, किंतु कुमुद दीदी ने जीवन में कभी हार कर पलायन करना नहीं सीखा था। कैसा भी दुख हो, उन्होंने मुंह खोलकर किसी से शिकायत नहीं की थी। सदा परिस्थितियों का डटकर सामना किया था। क्या वे हार मान सकती हैं? विचार थे कि लगाम तोड़कर इधर उधर भागे ही जा रहे थे।
इसी उधेड़बुन में मेरे पैर अनजाने ही कुमुद दीदी के घर की ओर मुड़ गए। दरवाज़ा दीदी ने ही खोला। उन्हें देखकर मैंने राहत की सांस ली। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो, अंदर आओ। ये तो वही पुरानी वाली कुमुद दीदी थी। वेशभूषा वैसा ही गरिमामय, मुख पर फिर वही तेज। घर का भी कायल या पलट हो चुका था। बैठते ही नमस्कार कहकर एक नौकर 2 गिलासों में जूस लाकर रख दिया। मेज पर रखी हुई पत्रिकाओं को एक ओर सरकाते हुए कुमुद दीदी ने पूछा, हाँ, आज अचानक कैसे आना हुआ? सुबह बैंक में रिनी मिली थी। ओह रिनी, मुझे उसे फ़ोन भी करना था। दरअसल कल वह अपना कुछ सामान यहाँ भूल गई थी। सुबह तक ध्यान भी नहीं था, फिर कामकाज में व्यस्त हो गई तो याद ही नहीं रहा। दीदी ने जूस का हल्का सा घूंट लिया। लो ना, नहीं तो गर्म हो जाएगा। लेकिन रिनी, क्या वे लोग अब यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहते? कुमुद दीदी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, नहीं, रिनी का स्वभाव तो तुमसे छिपा नहीं है। राजू की शादी के बाद हम लोग पूरा व्यापार उसी को सौंपकर निश्चित हो गए थे। बस शायद यहीं से रिनी को यह महसूस होने लगा कि वही घर की मालकिन है। फिर मैंने भी तो चाबियां उसी को थमा दी थी, लेकिन हम लोग तो उसे बोझ लगने लगे। राजू भी उसी की सुनता था। पिछले दिनों मेरे भांजे का तबादला यहाँ हो गया था। वह पूरे परिवार को लेकर मिलने आया। मकान मिलने में 2-4 दिन लग ही जाते। अब हमारी कोठी इतनी बड़ी है कि कोई भी 2 महीने आराम से रह सकता है। उसे रुक जाने को कहा तो रिनी ने ऐसा हंगामा किया कि पूछो मत। हमारी तो छोड़ो, उन लोगों का भी बहुत अपमान किया। हमारे जीजा जी का भी लिहाज न किया। इतने पर भी राजू चुपचाप सुनता रहा।